किसी ने केवल सुहानी को चेंग यंग तलवार को ऊंचा उठाते देखा, फिर जोर से नीचे की ओर काटते हुए। तुरंत ही एक ठंडी तलवार की परछाई एक चाप में गुजरी। किसी ने केवल पॉप पॉप की आवाज़ें सुनी और इसके तुरंत बाद एक पंक्ति में खड़ी 3 छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों के सिर कट गए। वे उछलकर ऊपर की ओर फेंके गए और ज़मीन पर गिरने के बाद जोर से पीछे की ओर लुढ़क गए। जी यान ने अपनी आंखें तब तक चौड़ी की जब तक कि वे पूरी तरह से गोल नहीं हो गईं। वह मूर्खों की तरह सुहानी को देखती रही, कुछ कहना चाहती थी लेकिन नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना चाहिए। बेई चेन यंग सबसे पहले होश में आया। उसने बड़े बड़े कदम उठाकर सुहानी के पैर को गले लगाना चाहा, लेकिन सुहानी ने उसे झुंझलाते हुए दूर धकेल दिया। जाओ जाओ, जब अभी उनकी गति धीमी हो गई है तो जल्दी से मारो, जितनी है उतनी ही तुम मारोगे। वे सिर सभी खजाने हैं। आह! ये सुनकर जी यान और बेई चेन यंग बेहद उत्साहित हो गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने स्पेस से ठंडी तलवारें निकाली और दौड़ते हुए आए, तलवारें लहराते हुए। ये छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियां सुहानी की स्पेस की शून्यता से घिरी हुई थीं। उनकी गति और ताकत आधे से अधिक कम हो गई थी। इस समय उनकी ताकत छठी रैंक के आसपास थी। वर्तमान जियान और बेई चेन यंग के संबंध में छठी रैंक की क्या गिनती थी। वे केवल ऐसी चीजें थीं जो तलवार के एक वार के बाद पाउडर में बदल जाती थीं। नतीजतन 2 लोग, एक दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर, अपनी ठंडी तलवारें लहराते हुए और इन मकड़ियों को मारने की पूरी कोशिश करने लगे। जब तक उन्होंने वास्तव में चालें नहीं चलीं, तब तक उन दोनों को समझ नहीं आया कि सुहानी का मतलब छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ी की ताकत आधी होने से क्या था, क्योंकि अब उनकी आंखों में ये छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियां धीमी गति से चलने वाली बेजान छोटी चीजें थीं जो कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थीं। जब उनके हाथ उठते और गिरते तो वे कम से कम 2 से छुटकारा पाने में सक्षम होते थे। जब उनकी किस्मत अच्छी होती तो वे एक साथ 3 या 4 को मार सकते थे। ये पहले की तुलना में बहुत अधिक कुशल था। पहले उन्हें अभी भी लड़ना पड़ता था। अगर वे छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों से घिर जाते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन अब उन्हें इन बातों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब तक वे यंत्रवत अपनी ठंडी तलवारें लहराते थे, यह मांस काटने जितना ही आसान था। चारों ओर लगातार सरसराहट की आवाजें गूंज रही थीं और गहरे बैंगनी रंग के सिरों के खोल सभी दिशाओं में उड़ रहे थे। चारों ओर हर तरह की सरसराहट और उलझी हुई आवाजें थीं। बहुत जल्दी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों का ये छोटा समूह पूरी तरह से मारा गया। सुहानी के हाथ की एक लहर के साथ जमीन पर बिखरे हुए सिरों के सभी खोल उसके स्पेस में चले गए। वह मुस्कुराई और बोली, अब एक एक करके चुनने का कोई समय नहीं है। इंतजार करो जब तक हम खत्म नहीं कर लेते, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चूंकि इन छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों के सिर कट गए थे, इसलिए सफ़ेद पत्थर बाहर नहीं निकले थे। अगर वे इस छोटे से काम को करने जाते तो वे बहुत समय बर्बाद करते। जी यान और बेई चेन यंग दोनों ने अपनी मंजूरी व्यक्त की। पिछली बार के अनुभवों के साथ सुहानी और उनका समन्वय और भी बेहतर था। सुहानी के हाथ की एक लहर के साथ स्पेस की शून्यता अभी घिरी ही थी जब जी यान और बेई चेन यंग दौड़ते हुए अंदर आए, मानो अपनी जान की बाजी लगा रहे हों। बिजली जैसी तेज गति के साथ उनके हाथों की तलवारें ऊंची उठी हुई थीं और बेरहमी से नीचे की ओर काट रही थीं। सुहानी भी उनके साथ लड़ने के लिए दौड़ पड़ी। नतीजतन कुछ ही सेकंड के समय में ये दर्जनों छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियां एक बार फिर सभी मृत घोषित कर दी गईं। जमीन पर गिरी सभी खोपड़ियों को इकट्ठा करने के बाद लोगों का समूह एक बार फिर शानदार ढंग से अगले समूह की ओर दौड़ पड़ा। इस तरह बाहर वेरिएंट बबूल के पेड़ द्वारा बनाई गई बाढ़ थी, अंदर सहायता के लिए सुहानी की स्पेस की शून्यता थी। तीनों लोगों की समझ में कोई कमी नहीं थी, पूरी तरह से मौन समझ से भरे हुए। उनकी दक्षता 10 गुना से भी अधिक तेज थी। वे यहाँ लड़ रहे थे और पीछे खड़े निर्वाण ने भी आराम नहीं किया। अब ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर बिजली में लिपटा हुआ हो। उसके कंधे पर लिपटे काले बालों की 3000 लंटें, हर एक लट एक बिजली के ड्रैगन गॉड की तरह थी जो चमक के साथ टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बिजली और गड़गड़ाहट टिमटिमा रही हो, जिससे लोगों को एक तीव्र हमले का मजबूत एहसास हो रहा था। अब उसकी उंगली इशारा करती और जिस जगह उंगली इशारा करती वहां ड्रैगन की तरह अनगिनत बिजलियां फूट पड़तीं। नतीजतन छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों का वह समूह जो एक साथ इकट्ठा हुआ था, बिजली द्वारा निगल लिया जाता, जो आग के एक विशाल गोले में धधक उठता। इसके तुरंत बाद निर्वाण दूसरी दिशा में इशारा करता। उसकी उंगली में दुनिया को डराने वाली ताकत प्रतीत होती थी, मानो उसका इशारा पूरी दुनिया की ओर इशारा कर रहा हो। यहाँ तक कि दूर के पहाड़ भी नौकरों की तरह अंतहीन रूप से कांपते हुए झुकते हुए प्रतीत होते थे। इस तरह अकेले उसकी दक्षता सुहानी की तरफ के 3 लोगों से ज्यादा तेज थी। ये लड़ाई बहुत लंबी लग रही थी।
लेकिन वास्तव में छोटी लोमड़ी द्वारा छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को खींचकर लाने से लेकर निर्वाण के पीछे से वार करने तक, फिर सुहानी के एक साथ काम करने का तरीका सोचने तक, जब तक कि अंत में सभी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियां साफ नहीं हो गईं, केवल एक कप चाय पीने जितना समय ही बीता था। सभी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों के मारे जाने के बाद वेरिएंट बबूल के पेड़ की विशाल जड़ प्रणाली वापस आ गई, यहाँ तक कि आसमान को छूने वाली पेड़ की जड़ें भी वापस ले ली गईं। ये वापस एक इंसान के आकार के छोटे पौधे में बदल गया। सुहानी ने खुशी से छोटे पौधे को सहलाया, इस बार तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तुम खुद अंदर जाओ, जाकर कुछ स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी पियो और कुछ जादुई शक्ति वापस पाओ। सुहानी जिस स्प्रिंग वाटर की बात कर रही थी वह स्वाभाविक रूप से हाई ग्रेड सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर था। वेरिएंट बबूल के पेड़ के पत्तों ने सुहानी के चेहरे को रगड़ा, इसके तुरंत बाद यह आज्ञाकारी रूप से उसके स्पेस में चला गया। इस बार उसने वास्तव में बहुत प्रयास किए थे, जिससे उसकी जादुई शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उसे जल्दी से अपनी जादुई शक्ति बहाल करने की ज़रूरत थी, क्योंकि छोटी मालकिन सुहानी बहुत जल्दी अगली लड़ाई का संचालन करेगी। इस बार छोटी मालकिन की मदद करने में सक्षम होने से वेरिएंट बबूल का पेड़ बहुत उत्साहित था। उसके स्पेस में उड़ने के बाद वेरिएंट बबूल के पेड़ ने सीधे हाई ग्रेड सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर के किनारे जड़ें जमा लीं, जड़ें झरने के मुहाने तक रेंगती हुई गईं। रंबल रंबल गड़गड़ाहट की आवाज़ इसने हाई ग्रेड सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर को सोखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में झरने का पानी 1/3 कम हो गया था। सौभाग्य से 1/3 सोखने के बाद झरने का पानी बहुत तेजी से नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से वापस आ गया, लबालब भर गया। स्पेस के बाहर सुहानी का समूह बहुत खुश था। बेईचेन यंग सबसे अधिक उत्साहित था, क्योंकि उसने सुहानी की आस्तीन खींची, बार बार आग्रह करते हुए, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से इसे गिनने के लिए बाहर निकालो। इंतज़ार करो जब तक हम खत्म नहीं कर लेते, फिर गिनेंगे, ठीक है। हालांकि सुहानी भी इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह अभी भी खुद को रोक सकती थी। गिनो, आह गिनो, चलो गिनते हैं, आह। बेईचेन यंग का शरीर इधर उधर मुड़ रहा था, सुहानी को खींच रहा था और छोड़ नहीं रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गिनो, तो फिर गिनो, आह। मुझे मत खींचो, आह। सुहानी ने बेईचेन यंग को दूर धकेल दिया। इसके तुरंत बाद एक सफ़ेद रोशनी कौंधी और उनके सामने रेगिस्तान की रेत पर छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ी के सिरों के टुकड़े दर टुकड़े दिखाई देने लगे। सुहानी ने उस पर एक आग छोड़ी, नतीजतन ये सिर बहुत तेजी से जलकर काले कार्बन में बदल गए। इसके तुरंत बाद निर्वाण ने अपनी हल्की हवा तकनीक जारी की, नतीजतन सारी राख उड़ गई। केवल एक के बाद एक चमकते और शुद्ध सफ़ेद पत्थर ही पीछे बचे। सूरज की रोशनी के तहत यह एक ऐसी रोशनी बिखेर रहा था जो लोगों के दिलों को खींचती थी। वाह, इतने सारे, इतने सारे! इस बार की फसल कमाई पहले किसी भी समय से अधिक थी। यह इतनी अधिक थी कि बेईचेन यंग आश्चर्य से चिल्ला उठा। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो वहाँ। सुहानी ने खुद से बड़बड़ाया, मैं गिनूंगा, मैं गिनूंगा। सुहानी ने अपनी गणना पूरी भी नहीं की थी कि बेईचेन यंग पहले ही उस पर कूद पड़ा। उसकी आंखें एक कंजूस की रोशनी से झिलमिला रही थीं। जियान ने झल्लाते हुए उसका पीछा किया और गिनने के लिए ज़मीन पर झुकने में उसका साथ दिया। सुहानी और निर्वाण अपनी जगह पर खड़े थे। सुहानी कुछ कहने ही वाली थी जब उसने देखा कि निर्वाण की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसने सुहानी से कहा, उसे वापस रख लो। उसने उस छोटे पत्थर की ओर इशारा किया जिसने एल द एंसेस्टोमो की खाल पहन रखी थी। सुहानी के पास ध्यान से सोचने का समय नहीं था। हाथ की एक लहर के साथ छोटा पत्थर उसके स्पेस में चला गया। इससे पहले कि सुहानी पूछ पाती, उसने 3 आकृतियों को तेजी से उनकी ओर उड़ते हुए देखा। ये डोंगफेंग हुआन का समूह है। उम्मीद नहीं थी कि उनकी गति इतनी तेज होगी और वे वास्तव में दौड़कर यहाँ आ गए। सुहानी ने झुंझलाहट में उन 3 आकृतियों को देखा। इन तीनों लोगों के संबंध में उसकी कभी भी कोई अनुकूल धारणा नहीं रही, विशेष रूप से डोंगफेंग हुआन के प्रति। डोंगफेंग हुआन सुरुचिपूर्ण सफ़ेद कपड़ों में सजे थे, संकट के समय में एक बेहतरीन युवा मास्टर की उपस्थिति। वह जल्दबाजी में चलकर आया, उसकी नज़र ज़मीन पर गई और तुरंत ही उसकी आंखों से रोशनी की किरणें कौंध उठी। ओह, बहुत सारे सफ़ेद पत्थर! लगता है कि इस बार तुम्हारी फसल कमाई बहुत बड़ी है। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। सुहानी ने बस सफ़ेद पत्थरों को एक साथ गिनने के लिए निर्वाण को नीचे खींच लिया। सौभाग्य से अभी अभी निर्वाण ने उन्हें आते हुए महसूस कर लिया था, ताकि वह छोटे पत्थर को रख सके। अन्यथा अगर छोटा पत्थर उजागर हो जाता तो परिणाम बहुत गंभीर होते, क्योंकि छोटा पत्थर एल द एंसेस्टोमो की खाल में लिपटा हुआ था। लेकिन सीक्रेट रोमिंग ड्रैगन टेरिटरी में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आयु प्रतिबंध था। एल द एंसेस्टोमो निश्चित रूप से एक व्यक्ति की उम्र की उच्चतम सीमा को पार कर चुके थे, इसलिए उनके लिए प्रवेश करना असंभव था। लेकिन अगर डोंगफेंग हुआन असली एल द एंसेस्टोमो को देख लेता तो वह क्या सोचता?
उस समय ये बाद में कई परेशानियों को जन्म देता। इसलिए सुहानी ने फैसला किया कि इस सीक्रेट रोमिंग ड्रैगन टेरिटरी में अगर वे जीवन या मृत्यु के संकट के अंतिम क्षण तक नहीं पहुंचते तो वह बिल्कुल भी छोटे पत्थर को बाहर नहीं निकालेगी। डोंगफेंग हुआन ने देखा कि सुहानी का समूह बस उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। उसके भाव नाखुश थे और उसने ठंडेपन से उपहास किया, इतने सारे सफ़ेद पत्थर, इतनी बुरी किस्मत के साथ इनका क्या उपयोग है? क्या ये सब व्यर्थ में इनाम निकालने वाली मशीन को देने के लिए नहीं है? मुझे इन्हें बेचने के बारे में क्या ख्याल है? डोंगफेंग हुआन ने उकसाते हुए बेई चेन यंग की ओर देखा। उसके मुंह का कोना एक व्यंग्यात्मक उपहास में मुड़ गया। बेई चेन यंग पीछे रहने वालों में से नहीं था। उसने वापस घूरा। लुओ लुओ सुहानी के साथ लगातार 3 बार शर्त लगाना और हर बार हारना। महामहिम, तुम्हारी की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। आह। पफ्ट। जी यान खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने जल्दबाजी में अपना सिर झुकाया और अपना मुंह ढक लिया। लेकिन तारों की तरह चमकने वाली वे उज्ज्वल क्रिस्टल जैसी आंखें अभी भी उसके वर्तमान अच्छे मूड को जाहिर कर रही थीं। डोंगफेंग हुआन बेई चेन यंग के तंज से ऐसा घुट गया कि उसके मुंह से हवा का एक घूंट शब्द भी बाहर नहीं आ सका। उसे अजीब लगा, ऐसा कैसे था कि वह बार बार लोगों के इस समूह द्वारा इस तरह चुप करा दिया जाता था। डोंगफेंग हुआन ने शर्मिंदगी से अपनी आस्तीन झटकी। उसकी आंखों ने बहुत खूंखार तरीके से जी यान को घूरा। उसे लगा कि यह छोटी जूनियर बहन और अधिक अपमानजनक होती जा रही है, बस एक ऐसी व्यक्ति जो अंदर का खाती थी और बाहरी लोगों दुश्मनों से चिपकी रहती थी। उसने बस उसे, इस पहले सीनियर भाई को कोई महत्व नहीं दिया। वह उसकी याओ याओ जितनी प्यारी कैसे हो सकती थी? डोंगफेंग हुआन की आंखें बहुत तेजी से सिकुड़ गईं, इसे अपने दिल में याद रखते हुए। जी यान, तुम अब छोटी जवान नहीं रही, है ना? जी यान को कभी उम्मीद नहीं थी कि पहले सीनियर भाई अचानक इस विषय का जिक्र करेंगे। उसने ठंडेपन से वापस घूरा। पहले सीनियर भाई को मेरी उम्र भी याद नहीं है। ये सच्चाई सच में लोगों को निराश और दुखी करती है। आह। पफ। सुहानी सीधे हंस पड़ी। जी यान और बेई चेन यंग दोनों ने अब अपना लहजा तेज कर लिया था और अधिक स्पष्टवादी हो गए थे। हर वाक्य मुख्य बिंदु जख्म पर चुभता था। आह। दयनीय डोंगफेंग हुआन, पता नहीं वह इसका सामना कैसे करेगा। डोंगफेंग हुआन की ठंडी नज़र उदासीनता से सुहानी के पार गुजरी। इसके तुरंत बाद उसने जियान को देखा और उसके मुंह का कोना गहराई से और एक भयानक उपहास में उठ गया। इस साल तुम 18 साल की हो गई हो। आह। पहले सीनियर भाई इसे कैसे याद नहीं रख सकते? ओह। जियान ने नाखुशी से सहमति व्यक्त की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डोंगफेंग हुआन इस बात का जिक्र क्यों करेगा। लेकिन अभी सुहानी को लगा कि मामला ठीक नहीं लग रहा है। डोंगफेंग हुआन जियान से उसकी उम्र पूछ रहा है, वह क्या करना चाहता था? क्या ऐसा हो सकता है? इससे पहले कि सुहानी इसे रोकने के लिए कुछ कह पाती, डोंगफेंग हुआन ने बेरहमी और भयानक रूप से उपहास किया। 18 साल एक बहुत अच्छी उम्र। तुम्हारी सीनियर बहन का पति का परिवार पहले से ही है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए भी एक खोजने का समय आ गया है। आखिरकार एक महिला का दिल उसके पति के साथ होता है। एक बार जब तुम उम्र में वहां पहुंच जाओगी तो तुम एक बाहरी व्यक्ति की ओर झुकोगी। ओह। जियान, ये शब्द सुनकर उसकी आंखों ने ठंडेपन से उसे वापस घूरा। मास्टर इस मामले के प्रभारी जिम्मेदार हैं। पहले सीनियर भाई को पहले खुद को अच्छी तरह से प्रबंधित करना, संभालना चाहिए। मैंने सुना है कि ली याओ गर्भवती है और उसकी शादी नहीं की जा सकती। जेड लेक पैलेस और पुर्गेटरी सिटी दोनों की इज्जत सच में मिट्टी में मिल गई है। आह। जियान के शब्दों ने कोई दया नहीं दिखाई क्योंकि उन्होंने डोंगफेंग हुआन की सबसे दर्दनाक जगह पर वार किया था। उसने उबलते हुए गुस्से को ढंकने से पहले एक गहरी सांस ली। डोंगफेंग हुआन की क्रूर और भयानक नज़र सीधे जियान के चेहरे पर पड़ी। मास्टर कई सालों से वापस नहीं आए हैं, कौन जानता है कि वे कब वापस आएंगे। चूंकि मैं पहला सीनियर भाई हूं, तो मैं तुम्हारे लिए यह निर्णय लूंगा। मैंने सुना है कि जेड लेकली परिवार का ली एओकियोंग बुरा नहीं है। तुम मुश्किल से ही उससे मेल खाने के योग्य होगी। ली एओकियोंग, वह ली एओकियोंग जिसकी साधना को ग्रैंड मास्टर रोंग ह्युन ने बर्बाद कर दिया था ताकि वह हमेशा के लिए चौथी रैंक पर ही रुक जाए। ये सुनकर जियान का रंग लाल हो गया। उसकी बर्फ जैसी ठंडी नज़र एक तेज तलवार की तरह डोंगफेंग हुआन की ओर जा रही थी। शादी करना चाहते हो तो तुम खुद उससे शादी कर लो। बात करने के लिए मेरी चीज़ों मामलों का कम इस्तेमाल करो। इसके अलावा तीसरे सीनियर भाई निर्वाण के मौजूद रहते हुए तुम्हारे लिए निर्णय लेने की जगह कहाँ है? तुम थोड़ा क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे पास किस तरह की ताकत है? जियान के शब्दों ने वास्तव में उसे कोई चेहरा इज्जत नहीं दिया। डोंगफेंग हुआन के आंतरिक हृदय की सबसे संवेदनशील चीज को उजागर कर दिया और तुरंत डोंगफेंग हुआन को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले सीनियर भाई के रूप में उसकी ताकत उस जूनियर भाई निर्वाण से बहुत कमजोर थी जो उससे छोटा था। अगर यह बात बाहर कही जाती तो वह अपना चेहरा कहाँ छिपाता। इसलिए डोंगफेंग हुआन इस पहलू के बारे में हमेशा संवेदनशील रहा था।
घृणित लड़की, मौत को बुलावा दे रही हो। डोनफेंग हुआन एक ही पल में एक मजबूत विशेषज्ञ के दबाव के साथ फट पड़ा और बेरहमी से जियान की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि यह मजबूत दबाव जियान के शरीर पर हमला कर पाता, एक और भी अधिक शक्तिशाली दबाव ने डोनफेंग हुआन की इस जादुई शक्ति को कुचल दिया। इसके बाद सभी ने डोनफेंग हुआन का चेहरा लाल होते देखा। उसकी दोनों आंखें खून से लाल हो गई थीं। वह निर्वाण को खून सूंघने वाले एक भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा था, जो चाहता था कि वह उसे पूरा निगल जाए। निर्वाण के मुंह का कोना उदासीनता से ऊपर की ओर मुड़ गया। उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे, जो ताना मारने वाले अर्थ से भरे थे। क्या पहले सीनियर भाई अभी भी जारी रखना चाहते हैं? निर्वाण का लहजा एक पंख की तरह हल्का था, हंस के पंख की तरह हल्का। लेकिन इसने डोनफेंग हुआन के पूरे शरीर को दर्दनाक परिस्थितियों में डुबो दिया। न केवल उसके शरीर में दर्द था, बल्कि उसके दिल में भी दर्द था। अभी अभी जियान ने कहा था कि डोनफेंग हुआन निर्वाण जितना अच्छा नहीं था। डोनफेंग हुआन को बस गुस्सा आया था, लेकिन इससे पहले कि वह जियान को घायल कर पाता, निर्वाण ने उसे कुचलकर वापस धकेल दिया। क्या यह इस बात का नग्न खुला प्रमाण नहीं था कि वह डोनफेंग हुआन निर्वाण जितना अच्छा नहीं था? अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। डोनफेंग हुआन ने अपने दांत चबाए, लोगों के इस समूह को टकटकी लगाकर घूरते हुए। निर्वाण के मुंह का कोना हल्का सा मुड़ गया, दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसका शरीर सुंदर और सीधा था, शांत और संयमित था। जब उसने डोनफेंग हुआन को देखा, हम बहुत अच्छे हैं आप पहले सीनियर भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पफ्ट, सुहानी का समूह जोर से हंस पड़ा, लेकिन डोनफेंग हुआन ने गुस्से से लगभग खून ही उगल दिया। डोनफेंग हुआन को लगा कि उसने बहुत सम्मान खो दिया है, इसलिए उसने बहुत खूंखार तरीके से एक वाक्य फेंका, जियान, शादी न कर पाने की चिंता मत करो। पहला सीनियर भाई निश्चित रूप से तुम्हारी शादी ली ओकियोंग से करवाएगा। ये कहने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और अपना थोड़ा सा सम्मान वापस पाने के लिए चला गया, क्योंकि वह सच में अब और यहाँ नहीं रुक सकता था। सच में बहुत अपमान था। लेकिन उसने अभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया था कि उसने एक दूरस्थ रूप से ठंडी और उदासीन आवाज़ सुनी, डोनफेंग हुआन, तुम निश्चित हो कि तुम मौत को बुलावा देना चाहते हो? इस आवाज़ का मालिक स्वाभाविक रूप से निर्वाण था। निर्वाण, तुम सच में इस मामले को नियंत्रित करना चाहते हो? क्या मेरा विरोध न करने से तुम मर जाओगे? डोनफेंग हुआन ये चिल्लाने के करीब था। उसने जो दिन बिताए थे वे वास्तव में शिकायतों से भरे थे। जब से उस रोमिंग ड्रैगन सूची प्रतियोगिता के दौरान निर्वाण द्वारा उसे दबाया गया था, डोनफेंग हुआन को लगा कि उसका जीवन एक दुर्भाग्यपूर्ण अवधि में चला गया है। उसने जो भी किया वह बहुत सहज नहीं था, विशेष रूप से यह उसका छोटा जूनियर भाई निर्वाण और उसकी महिला सुहानी, जिससे उसका मन करता था कि वह उन्हें एक ही थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दे। निर्वाण की घनी, अच्छी दिखने वाली भौहें हल्की सी हिलीं। उसने लापरवाही से आह भरने का नाटक किया, पहले सीनियर भाई, इन शब्दों में बहुत कमी है। ऐसा कैसे है कि मुझे लगता है कि अगर तुम हमारे साथ परेशानी झगड़ा नहीं करते हो तो तुम मर जाओगे। आह। जियान उसकी जूनियर बहन थी, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि सुहानी उसे बहुत पसंद करती थी। भावनाओं और तर्क के आधार पर निर्वाण बस बिना उंगली उठाए तमाशा नहीं देख सकता था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मास्टर तुम्हें दोष देंगे? डोनफेंग हुआन ने गुस्से में निर्वाण को घूरा, एक बार जब मास्टर वापस आ जाएंगे तो तुम्हें अपमानित करने के लिए बहुत कुछ होगा। सच में? तो चलो मास्टर के वापस आने तक इंतजार करते हैं, देखते हैं कि वे किसे अपमानित करेंगे। निर्वाण ने अपनी दोनों बाहें छाती के सामने बांध रखी थी, उसके होंठ संतुष्टि में मुड़ गए थे। जब तक सुहानी मास्टर के सामने लाड़ प्यार से व्यवहार करती थी, मास्टर के मारने के लिए 10 डोनफेंग हुआन भी काफ़ी नहीं थे। अब उसका ऐसा दिखना जैसे उसके पास मास्टर की शक्ति हो, सच में हास्यास्पद था। जबकि निर्वाण मुस्कुरा रहा था, उसने सुहानी का सिर भी थपथपाया। निर्वाण, क्या तुम अपने समर्थन के ज्ञान को लेकर सुरक्षित आश्वस्त हो? डोनफेंग हुआन कोई मूर्ख नहीं था। मास्टर का जिक्र करते समय निर्वाण के पूरी तरह से आश्वस्त रूप ने डोनफेंग हुआन को एक सुराग देखने दिया। ओह, तुम भी इसे देख सकते हो। कौन जानता था कि निर्वाण का इसे नकारने का कोई इरादा ही नहीं था। अचानक डोनफेंग हुआन के दिमाग में एक अंतर्दृष्टि कौंधी। उसे एक पूर्वाभास हुआ, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन यह विशिष्ट मामला क्या था, उसने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं समझा था। नतीजतन वह जाने के लिए इतना उत्सुक नहीं था। इसके बजाय वह टहलता हुआ निर्वाण के सामने गया, ठंडेपन से उसका मूल्यांकन कर रहा था, जिसमें सुहानी भी शामिल थी जो उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। उसकी नज़र बर्फीली, गहरी और भयानक थी, जो लोगों के दिलों को ठंडा कर रही थी। अगर किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति कमज़ोर होती तो बहुत संभव था कि वे डर के मारे बेहोश हो जाते, लेकिन निर्वाण और सुहानी की मानसिक शक्ति संयोग से सबसे मजबूत थी। अंत में तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो तुम्हें अपने समर्थन में इतना सुरक्षित बनाता है?
डोंगफेंग हुआन की घनी तलवार जैसी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं जब उसने उलझन में सवाल किया। क्या तुम बहुत उत्सुक हो? निर्वाण हल्के से हंसा, उसके पास चूहे के साथ खेलने वाली बिल्ली का आत्मविश्वास था। तुम बताओ। डोंगफेंग हुआन का लहजा अभूतपूर्व रूप से अच्छा था, वह वास्तव में इस बारे में उत्सुक था कि निर्वाण का ट्रम्प कार्ड क्या था। उसे इतना यकीन क्यों था कि मास्टर उसके पक्ष में खड़े होंगे? इस बिंदु ने वास्तव में डोंगफेंग हुआन को गहराई से हैरान कर दिया था। निर्वाण खुद के बावजूद हंस पड़ा। वह पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था जब वह डोंगफेंग हुआन के कान के करीब झुका। जब डोंगफेंग हुआन पूरी उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा था तो उसने एक वाक्य कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? बेवकूफ। पफ्ट। सुहानी मौके पर ही जोर से हंस पड़ी। निर्वाण का मुंह सच में बहुत जहरीला था। वह उसका पहला सीनियर भाई था। आह। डोंगफेंग हुआन का रंग एक ही पल में लाल मोमबत्ती की तरह लाल हो गया। इसने लोगों को संदेहास्पद बना दिया, मानो अगले ही पल उसकी रक्तवाहिकाएं फट जाएंगी। तुम। डोंगफेंग हुआन की लंबी उंगली ने निर्वाण की ओर इशारा किया, बहुत खूंखार तरीके से उसे घूरते हुए, बेरहमी से उसे काटने के लिए, दौड़ने के लिए बेताब। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सच में बहुत अच्छे हो। चूंकि ऐसा ही है तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। ये कहकर डोंगफेंग हुआन की आकृति प्रकाश की एक धारा में बदल गई, बहुत तेजी से अपनी जगह से गायब हो गई। वह दूर के एक स्थान की ओर दौड़ गया। अब लुओ हाओमिंग और ली एओचेन पीछे रह गए थे। उन दोनों ने निराशा में एक दूसरे को देखा, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। निर्वाण की हल्की मुस्कुराती हुई उपहासपूर्ण नज़र के तहत दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे तुरंत उस दिशा में चले गए जहां डोंगफेंग हुआन गया था और जल्दी से चले गए। उन दोनों की ताकत के आधार पर, यहाँ तक कि एक साथ लड़ने पर भी, वे निर्वाण की 10 चालों को भी नहीं रोक पाएंगे। ये तो छोड़ ही दे, उन दोनों की सुहानी से दुश्मनी थी। निर्वाण के बहुत ही पक्षपाती और अति सुरक्षात्मक स्वभाव के आधार पर केवल भगवान ही जानता था कि वह निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इस सार्वजनिक मंच का उपयोग करेगा या नहीं। इसलिए उनके लिए चले जाना ही सबसे अच्छा था। नतीजतन वे बहुत जोरदार तरीके से आए थे लेकिन चुपचाप चले गए। बहुत जल्दी चारों ओर फिर से केवल वे सुहानी का समूह ही थे। अभी अभी वह मामला बहुत ही सुखद था। बेईचेन यंग ने एक घोषणा जारी की जिसने सब कुछ समेट लिया। इस दुनिया में निश्चित रूप से जब तक मुट्ठी ताकत सख्त है, यही एक अच्छा कारण है। निर्वाण के इस प्रकार की तरह बस एक वाक्य डोंगफेंग हुआन के धमकी भरे तरीके को हरा देगा। इसके अलावा इसने उसे पूरी तरह से हरा दिया और उसे अव्यवस्थित होकर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर निर्वाण यहाँ नहीं होता तो किस तरह के परिणाम होते, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल होता। सौभाग्य से तीसरे सीनियर भाई यहाँ हैं, अन्यथा जियान इसके बारे में सोचकर भी डर गई थी। मास्टर यहाँ नहीं थे, इसलिए पहले सीनियर भाई के शब्दों का वजन बहुत अधिक था। अगर वह किसी चीज पर अड़ जाता तो वे एल्डर्स बुजुर्ग उसे रोक नहीं पाते। सुहानी ने जियान को खींचा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें आश्वस्त महसूस करना चाहिए। भले ही तुम्हारे 2 बुरे सीनियर भाई हैं जिनके साथ तुम्हारी नहीं बनती, लेकिन तुम्हारे तीसरे सीनियर भाई निश्चित रूप से तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करने देंगे जिसे तुम पसंद नहीं करती हो। आपका क्या कहना है? वाक्य का पिछला आधा हिस्सा सुहानी ने स्वाभाविक रूप से निर्वाण से कहा था। निर्वाण ने आलस से उसकी ओर देखा, लापरवाही से बोला, तुम जो भी कहोगी वैसा ही होगा। तुम देखो, क्या ये सच नहीं है? चिंता मत करो, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस इंतजार करो, तुम्हारे मास्टर के वापस आने तक इंतजार करो। मैं डोंगफेंग हुआन को व्यक्तिगत रूप से घुटने टेक कर माफी मांगने और तुम्हें चाय परोसने पर मजबूर कर दूंगी। जब वह ये वाक्य कह रही थी तो सुहानी की वीरता आसमान छू रही थी। असली या नकली, सच या मजाक? जियान ने अविश्वास में सुहानी को देखा, तुम सच में मेरे मास्टर को मना सकती हो? मैं पहले तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं, मेरे मास्टर बहुत ठंडे सख्त हैं। किसी भी मामले में इतने सालों से मैंने उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जो कोई भी उनके 1 मीटर के दायरे में होता है वह निश्चित रूप से जमकर सख्त हो जाएगा। तुम्हारे पास सच में मेरे मास्टर के करीब जाने का कोई तरीका है और फिर भी तुम उन्हें मना सकती हो? सुहानी के मुंह का कोना एक मुस्कान में मुड़ गया। वह निश्चित रूप से नहीं कर सकती, लेकिन उसका ये चेहरा सबसे अच्छा पास टिकट था। जब तक वह प्रकट हुई उसने गारंटी दी कि पुर्गेटरी सिटी के मास्टर उसे 10 गुना सम्मान चेहरा देंगे। इसलिए सुहानी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, यह मामला निश्चित रूप से ठीक रहेगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बस अपने तीसरे सीनियर भाई से पूछ लो। नतीजतन जियान की उत्सुक नज़र निर्वाण की ओर उठी। उसे डोंगफेंग हुआन के घुटने टेकने और माफ़ी मांगने के लिए चाय परोसने की ज़रूरत नहीं थी। केवल वह समझ नहीं पा रही थी सुहानी में इतना आत्मविश्वास क्यों था। क्या ये केवल इसलिए था क्योंकि तीसरे सीनियर भाई उसे पसंद करते थे? ये कारण पानी नहीं रोकता था, यानी ठोस नहीं था। आह। निर्वाण ने सुहानी का सिर थपथपाया। इसके तुरंत बाद बेईचेन यंग से पूछा, क्या तुमने गिनना खत्म कर लिया?
सब कुछ अच्छी तरह से गिन लिया, इस बार 450 टुकड़े हैं। इसका जिक्र करते ही बेई चेन यंग बहुत उत्साहित हो गया, इस बार की फसल कमाई अतीत की किसी भी समय की तुलना में बहुत बड़ी है। अगर ऐसा कई बार और होता है तो वहाँ के सारे इनाम हमारे द्वारा निकाल लिए जाएंगे, ठीक है? निर्वाण मुड़ा और सुहानी से पूछा, क्या हमें पहले इनाम निकालने के लिए वापस जाना चाहिए या इकट्ठा करना जारी रखना चाहिए? सुहानी ने अपना सिर झुकाया और थोड़ा सोचा। अगर वे पहले इनाम निकालने के लिए वापस लौटते हैं तो समय की देरी से बचना मुश्किल होगा। ये तो छोड़ ही दें, डोंगफेंग हुआन के समूह को शायद बहुत सारे सफ़ेद पत्थर नहीं मिले हैं। इसलिए अगर वे बीच में इनाम निकालने के लिए वापस भी जाते हैं तो भी वे निश्चित रूप से बहुत सारे अच्छे इनाम नहीं निकाल पाएंगे। संक्षेप में, सुहानी ने सभी सफ़ेद पत्थरों को इकट्ठा करने में 3 दिन बिताने का फैसला किया और अंत में बचे समय का उपयोग वापस जाने और इनाम निकालने के मौक़ों के लिए बदलने का निर्णय लिया। जब उसने अपना यह विचार बताया तो बेई चेन यंग और अन्य लोगों ने सर्वसम्मति से अपनी मंजूरी व्यक्त की। नतीजतन उन्होंने एक बार फिर सफ़ेद पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनका तरीका सरल और प्रभावी था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ क्षण पहले था। सुहानी ने हाई ग्रेड सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर का उपयोग छोटी लोमड़ी के शरीर पर किया ताकि छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को आकर्षित किया जा सके। सभी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को खींचने के बाद वेरिएंट बबूल का पेड़ एक बाड़ बनाकर और उन्हें बीच में घेरकर लड़ाई में उतर जाता। उसके बाद सुहानी मकड़ियों की सफाई करने के लिए एक बार में एक छोटे से क्षेत्र में अपनी स्पेस की शून्यता छोड़ देती। नतीजतन 1 घंटे से भी कम समय में वे सभी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को खत्म करने में सक्षम हो गए। ये तरीका तेज और सुविधाजनक था, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एक बाधा का सामना करना पड़ा। इस बार जब छोटी लोमड़ी दौड़कर बाहर गई तो सुहानी ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि इस मामले को छोटी लोमड़ी कई बार कर चुकी थी और इसलिए इसकी अभ्यस्त हो गई थी। सुहानी की आंखों में निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं था। नतीजतन उसने छोटी लोमड़ी को अकेले काम करने दिया। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों छोटी लोमड़ी को गए बहुत समय हो गया और वह वापस नहीं लौटी। क्या कोई अनहोनी हो सकती है? जी यान की भौहें कसकर सिकुड़ गई थीं और वह छोटी लोमड़ी के बारे में चिंतित थी। नहीं होना चाहिए। छोटी लोमड़ी और सुहानी का एक अनुबंध था। अगर वह जीवन के लिए खतरे वाली स्थिति में फंसती है तो सुहानी स्वाभाविक रूप से इसे महसूस कर सकती थी। लेकिन सुहानी ने छोटी लोमड़ी को मदद के लिए पुकारते हुए नहीं पाया। तो फिर वह अब तक वापस क्यों नहीं लौटी? पहले के सामान्य अभ्यास के अनुसार छोटी लोमड़ी अब तक दौड़कर वापस आ चुकी होती। बेई चेन यंग दूरी में देखने के लिए अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, लेकिन दूर का स्थान पीली रेत से भरा था, वह छोटी लोमड़ी की परछाई भी नहीं देख पा रहा था। अचानक सुहानी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या हुआ? बेई चेन यंग और जियान बस सुहानी को ही देख रहे थे और उससे पुकारते हुए पूछा। छोटी लोमड़ी कुछ परेशानी में फंस गई है, चलो जल्दी चलें। अभी अभी छोटी लोमड़ी ने सुहानी को बताया था कि किसी ने उस पर हमला किया है। सुहानी के पास सोचने का समय नहीं था, वह तीनों लोगों को साथ लेकर सीधे वहां टेलीपोर्ट कर गई। अभी भी थोड़ी दूरी थी, इसलिए उसने सभी को नीचे उतार दिया। एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर कोई भी कई किलोमीटर आगे तक देख सकता था। घनी रूप से भरी हुई छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को एक विशाल द्रव्यमान समूह में घेर लिया गया था, और इस समय वे छोटी लोमड़ी की आकृति नहीं देख पा रहे थे। वह व्यक्ति है, बेई चेन यंग आश्चर्य से चिल्लाया। डोंगफेंग हुआन, वह कमीना। जी यान ने सीधे जोर से गाली दी। सुहानी ने जी यान की नज़र का पीछा करते हुए देखा। तुरंत ही उसने उपहास किया। क्या ऐसा नहीं था? क्या सुरुचिपूर्ण सफ़ेद कपड़े पहने वह व्यक्ति डोंगफेंग हुआन नहीं था? अभी वह छोटी लोमड़ी को अपने हाथ में ऊपर उठा रहा था, छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों के इस समूह को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था, मानो ये सभी चीज़ें उसी की जेब में थीं। कुछ ही समय पहले वह निर्वाण द्वारा डराकर भगा दिया गया था, अब वह उनका शिकार लूटने के लिए वापस आ गया। क्या ये डोंगफेंग हुआन का मौत को बुलावा देने का तरीका था? डोंगफेंग हुआन के पक्ष में लुओ हाओमिंग और ली एओचेन थे। अब तीनों ने एक त्रिकोण बना लिया था और इन छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को बीच में घेर लिया था। फिर वे लगातार मौलिक हमले कर रहे थे। 10वीं रैंक के विशेषज्ञों का सामना करते हुए इन छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों के पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। वे सभी जाल में फंस गईं और ज़मीन पर गिरकर मर गईं। लेकिन आखिरकार उनके पास बाड़ बनाने के लिए वेरिएंट बबूल के पेड़ की शाखाएं और पत्तियां नहीं थीं, इसलिए छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियां लगातार भाग रही थीं, सभी दिशाओं में दौड़ रही थीं। बेई चेन यंग ने इन परिस्थितियों को देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठी लहराई। ये निकम्मे, सुअर की तरह बेवकूफ़। जी यान गुस्से में थी और उसने महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इशारा किया। उन्होंने हमारा शिकार चुरा लिया है। क्या करें? क्या हमें जाना चाहिए या नहीं? जी यान मुड़ी और सुहानी से पूछा। किसी भी मामले में सुहानी जो भी कहेगी, तीसरे सीनियर भाई उससे सहमत होंगे।
इसलिए अगर जियान को कुछ कहना होता तो वह सीधे सुहानी से पूछती थी, क्या अब अंदर दौड़ना है? पहाड़ी की चोटी के आधे हिस्से पर सुहानी की दूरस्थ और ठंडी आंखें खतरनाक रूप से आधी सिकुड़ गईं। डोंगफेंग हुआन को देखते हुए जो कुछ ही दूरी पर लगातार मौलिक हमले कर रहा था, उसके मुंह का कोना धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गया। मुफ्त का मजदूर इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? चूंकि वे मदद करना चाहते हैं तो उन्हें पहले व्यस्त रहने दो। जी यान ने सुहानी की नज़र का पीछा करते हुए उन तीनों लोगों को देखा जो मौलिक हमले करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। अनगिनत छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियां जमीन पर गिरकर मर रही थीं। जमीन पर एक के बाद एक चमकते सफ़ेद पत्थर पड़े थे जो बहुत आकर्षक लग रहे थे। मुफ्त का मजदूर जियान के होंठ हिले, उसने खुद से यह बुदबुदाया, फिर वह मुस्कुराए। चूंकि सुहानी ने ऐसा कहा था तो यह उचित ही होगा। क्या डोंगफेंग हुआन उनकी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को नहीं लूट रहा था? अंत में उसे फिर भी यह सब उगलना वापस करना ही पड़ेगा। इस प्रकार चारों लोगों का समूह पहाड़ी पर चुपचाप खड़ा रहा और डोंगफेंग हुआन के पक्ष को व्यस्त होते हुए देखता रहा। डोंगफेंग हुआन का समूह मूर्ख नहीं था, इतने स्पष्ट लक्ष्य सुहानी का समूह उन्हें कैसे पता नहीं चलता। भौहें सिकोड़ते हुए लिए ओचेन वह पहला व्यक्ति था जो इसे सहन नहीं कर सका। क्या हमारे लिए ऐसा करना वास्तव में ठीक है? लिए ओचेन बहुत स्पष्ट था, ये छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियां वही थीं जिन्हें उन्होंने बीच रास्ते में ही रोक लिया था। उस छोटी लोमड़ी के शरीर को देखकर ही एक नज़र में पता चल रहा था कि वह निस्संदेह सुहानी की थी। डोंगफेंग हुआन ठंडेपन से मुस्कुराया, अगर तुम डरे हुए हो तो तुम खुद जा सकते हो। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है, लेकिन तुम इन सफ़ेद पत्थरों में से एक भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। डोंगफेंग हुआन का लहजा मजबूत और दबंग था, जो किसी भी असहमति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। लुओ हाओमिंग की आंखों में ठंडेपन की एक झलक कौन थी। वह डोंगफेंग हुआन के ज़बरदस्ती वाले तरीकों से असहमत था, लेकिन वह इन बिखरी हुई छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को अकेले नहीं मारना चाहता था। इसलिए वह चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला, केवल अपने काम में सिर गड़ाए रखा। ली एओचेन की नज़र कुछ ही दूरी पर स्थित पहाड़ी पर गई। निर्वाण वहां खड़ा है। डोंगफेंग हुआन की आंखों के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उसने तुरंत उपहास किया, फिर भी वही वाक्य है, अगर तुम डरे हुए हो तो तुम खुद जा सकते हो। ली एओचेन ने ठंडेपन से अपनी नज़रें हटा लीं। ये देखकर कि वे सब कुछ समेटने फसल काटने वाले थे, जो कोई भी इस समय जाता वह मूर्ख ही होता। इसलिए उसने बस अपना मुंह बंद कर लिया और अपने हाथ से एक के बाद एक बर्फ के ब्लेड छोड़े, अपना सारा गुस्सा सामने मौजूद छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों पर निकाल दिया। हालांकि वे तीनों 10वीं रैंक के थे, लेकिन जिस गति से उन्होंने छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को मारा, वह सुहानी के समूह के संयोजन काम करने के तरीके जितनी अच्छी नहीं थी। लड़ाई के धीरे धीरे कम होने के मद्देनज़र सुहानी और निर्वाण पहाड़ी से नीचे उतरे और बिना किसी जल्दबाजी के युद्ध के मैदान की ओर चल दिए। सुहानी की आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसके मुंह के कोने पर ठंडे इरादे के साथ एक रहस्यमयी मुस्कान लटकी हुई थी। जब उसने ठंडे और अहंकारी तरीके से उन्हें देखा, डोंगफेंग हुआन ने सुहानी के मनमाने और ढीठ रूप को देखा और तुरंत पता नहीं गुस्सा कहाँ से आ गया। एक मामूली 9वीं रैंक वास्तव में उसके सामने अकड़कर चलने की हिम्मत कर रही थी। उसके पहले वाले स्वभाव के अनुसार वह निश्चित रूप से विरोधी को मौत के घाट उतारने के लिए एक थप्पड़ मार देता, लेकिन अपनी परिधीय दृष्टि से उसने सुहानी के साथ उस निर्वाण को देखा जो उससे अलग नहीं हो सकता था, और डोंगफेंग हुआन ने, जो अत्यधिक क्रोध में था, बड़ी मुश्किल से इसे निगल लिया। गुस्सा पी गया। एक सज्जन के प्रतिशोध के लिए 10 साल भी बहुत देर नहीं है। इसके अलावा इंतजार करो और देखो। डोंगफेंग हुआन ने मन ही मन कसम खाए, अरे यहाँ बहुत सारी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियाँ हैं, इन्हें देखना सच में बहुत लुभावना है। सुहानी के हाथ उसकी छाती पर बंधे हुए थे, उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जो एक उपहासपूर्ण चाप में मुड़ा था। डोंगफेंग हुआन ने उपहास किया, वह सुहानी से उलझने में बहुत आलस महसूस कर रहा था। अन्य 2 लोगों ने भी कोई बात नहीं की और अपना काम करना जारी रखा, क्योंकि अभी भी 50 छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियाँ थीं जो गोल गोल घूम रही थीं और उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। हाँ, ये छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियाँ बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। लुओ लुओ, सुहानी, क्या तुम भी ऐसा ही नहीं कहोगी? जी यान और सुहानी के बीच पूरी समझ थी। दोनों ने एक डबल एक्ट, दोहरे नाटक की तरह एक दूसरे की बातों का अनुसरण किया। न केवल छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियाँ जानी पहचानी हैं, बल्कि मैं इस छोटी लोमड़ी से और भी अधिक परिचित हूँ। सुहानी की पतली उंगली ने डोंगफेंग हुआन द्वारा कैद की गई छोटी लोमड़ी की ओर इशारा किया। अभी छोटी लोमड़ी के दोनों पैर सीधे थे, उसके दोनों छोटे पंजों ने मुठ्ठियां बनाकर उसकी ठुड्डी के दोनों ओर रखा हुआ था। उसकी दोनों आंखें ऐसी लग रही थीं मानो उन्हें पानी से नहलाया गया हो, जो तारों की तरह चमक रही थीं। अन्याय सहने के बावजूद ये बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। इसे देखकर लोगों का दिल पिघल जाता था। हाँ, छोटी लोमड़ी भागकर यहाँ क्यों आए?
इसके अलावा ऐसा लगता है कि इसे कैद कर लिया गया है, क्या हो रहा है? जियान ने चकित होने का नाटक करते हुए आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा। छोटी लोमड़ी के पैर में चोट लगी है। सुहानी की नज़रें घूमी, बस एक ही नज़र में उसने देखा कि छोटी लोमड़ी का पैर टूट गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी जगह पर कैद थी और भाग नहीं सकती थी। छोटी लोमड़ी को इस हद तक घायल देखकर सुहानी का चेहरा तुरंत बहुत बदसूरत गुस्से से भरा हो गया। इस समय डोनफेंग हुआन और अन्य लोगों ने पहले ही सभी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को मार डाला था और अपने काम से काम रखते हुए सफ़ेद पत्थरों को उठाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस बार की फसल कमाई सच में बहुत अच्छी है, यहाँ कम से कम 300 हैं। डोनफेंग हुआन के मुंह का कोना गर्व से ऊपर उठ गया। फिर उसने अपने पीछे खड़े 2 लोगों से कहा, चलो अगली जगह खोजते हैं। हालांकि वह कुछ ही कदम चला था कि निर्वाण बिजली की तरह उसके बगल में आ गया। डोनफेंग हुआन को केवल अपने सामने एक सफ़ेद रोशनी कौंधती हुई महसूस हुई और बिजली का एक गोला उसके सिर की ओर फट पड़ा। निर्वाण! डोनफेंग हुआन गुस्से से दहाड़ा। निर्वाण की चाल बहुत क्रूर थी। इस बार बिना कुछ कहे उसने सीधे उस पर वार कर दिया। बिजली के इस गोले में उसकी 70 से 80% ताकत शामिल थी, लेकिन डोनफेंग हुआन के संबंध में उसे इसका विरोध करने के लिए अपनी पूरी जादुई शक्ति दांव पर लगानी पड़ी, क्योंकि गति की तुलना करते समय वह निर्वाण का मुकाबला नहीं कर सकता था। ठीक जब डोनफेंग हुआन उस बिजली के हमले का कड़ाई से विरोध कर रहा था, निर्वाण की आकृति अपनी जगह से गायब हो गई थी। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही डोनफेंग हुआन से एक हाथ की दूरी पर था। डोनफेंग हुआन ने हमले का दृढ़ता से विरोध किया था। अचानक उसकी छाती से पागलों की तरह खून का एक घूंट ऊपर आ गया। हालांकि इस समय तक निर्वाण पहले ही तैरकर दूर जा चुका था और सुहानी के बगल में मजबूती से खड़ा था। इसके अलावा जो बैग उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था वह वही था जो मूल रूप से डोनफेंग हुआन की बाह में दबा हुआ था। तुमने मुझे धोखा दिया। डोनफेंग हुआन के मुंह का कोना खून से चमकीला लाल हो गया था। उसने निर्वाण को बेहद भयानक भाव से देखा। निर्वाण के पतझड़ के चांद जैसे चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आने लगी। उसके चमकीले होंठ थोड़े खुले, लेकिन जो शब्द बाहर आए वे किसी इंसान को गुस्से से मौत के घाट उतार सकते थे। तुम्हें धोखा दिया। ये तुम्हारा सम्मान है। ये शब्द सुनकर डोनफेंग हुआन ने लगभग फिर से खून की उल्टी कर दी। उसने गुस्से से सुहानी को घूरा। घृणित लड़की, दूसरों को डराने धमकाने लिए ताकत का सहारा ले रही हो। सुहानी ने आत्मसंतुष्टि से डोनफेंग हुआन को देखा। दूसरों को डराने धमकाने के लिए ताकत का सहारा लेने के लिए भी चलाने उपयोग करने की शक्ति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह सच में बहुत अच्छा है। अब इसके बारे में सोचते हुए ताकत का सहारा लेकर दूसरों को डराने का एहसास सच में बहुत अच्छा है, खासकर जब तुम्हें डोनफेंग हुआन को डराया जा रहा हो। डोनफेंग हुआन इतना क्रोधित था कि वह लगभग बेहोश ही हो गया। गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग लुटेरे हो। मूर्ख! इसे सही मालिक को वापस लौटाना कहते हैं। सुहानी धीरे धीरे उसके पास गई, छोटी लोमड़ी को उठाया और उसके शरीर पर लगे घाव की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद सुहानी की आंखों में गुस्सा धीरे धीरे भड़कने लगा। जाहिर है, बस सही मालिक को वापस लौटाना अभी भी तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ना है। अभी डोनफेंग हुआन का दिल एक धधकते नरक की तरह था जो भयंकर रूप से जल रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि निर्वाण और उसके बीच की खाई इतनी बड़ी होगी। वह उसकी एक चाल का भी सामना नहीं कर सका। उसके बाद हालांकि उसने दृढ़ता से विरोध किया था, न केवल वह घायल हुआ बल्कि उसकी कड़ी मेहनत से कमाई गई छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियां भी उनके द्वारा छीन ली गईं। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने डोनफेंग हुआन ने कब इतना अन्याय सहा था। अभी डोनफेंग हुआन का दिल गुस्से से कड़वा हो रहा था। डोनफेंग हुआन एक ही नज़र में देख सकता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी आंखें आधी सिकुड़ गईं और उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। इस समय निर्वाण पहले ही सुहानी के बगल में आ चुका था। अपने आधे शरीर से उसे पीछे छिपाकर उसकी रक्षा करते हुए उसने डोनफेंग हुआन को घूरा। अभी भी मौत को बुलावा देना चाहते हो? निर्वाण जानता था कि डोनफेंग हुआन के हाथ में एक कमांडर स्तर का स्पिरिट पिनबॉल है। उस समय उसने व्यक्तिगत रूप से मास्टर को इसे डोनफेंग हुआन को देते हुए देखा था। अगर सुहानी सच में डोनफेंग हुआन को चरम सीमा तक भड़का देती, जिससे वह पारस्परिक विनाश के लिए स्पिरिट पिनबॉल को विस्फोट कर देता, तो उस क्षण परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसलिए बिना कुछ सोचे निर्वाण ने सीधे सुहानी को अपने पीछे खींच लिया, ताकि अगर स्पिरिट पिनबॉल में विस्फोट हो भी जाए तो वह उसकी अपनी सुरक्षा के भीतर सुरक्षित रहे। डोनफेंग हुआन ने निर्वाण की आंखों में चिंता की एक झलक देखी और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ने से नहीं रुक सके जब वह भयानक रूप से हंसा। ऐसा लगता है कि तुम्हारी याददाश्त बुरी नहीं है, तीसरे जूनियर भाई। तुम क्या करना चाहते हो? निर्वाण की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। उनके भीतर एक ठंडी रोशनी कौंध रही थी। सफ़ेद पत्थर मुझे वापस करो। डोनफेंग हुआन बार बार भयानक रूप से हंसा। उसका ठंडा लहजा उसकी अनुचित मान को कह रहा था।
सुहानी स्वाभाविक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने अपना हाथ हिलाया और जो सफ़ेद पत्थर मूल रूप से निर्वाण के हाथों में थे वे पहले ही उसके स्पेस में जा चुके थे। निर्वाण की खाली हथेली को देखकर डोंगफेंग हुआन हक्का बक्का रह गया। होश में आने के बाद वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। सफ़ेद पत्थर कहाँ हैं? सफ़ेद पत्थर तुम्हें नहीं दिए जा सकते, इस बात को तुम्हें भी समझना चाहिए। निर्वाण का उदासीन लहजा डोंगफेंग हुआन के कानों में गूंजा, लेकिन यह निर्णय तुम्हारे लिए एक जीवन तुम्हारी जान छोड़ सकता है। तुम। डोंगफेंग हुआन गुस्से से लगभग गिर ही पड़ा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मूल रूप से तुम्हारा जीवन समाप्त करना चाहता था। निर्वाण की सुंदर आंखें पाले की तरह रोशनी से चमक रही थीं, लेकिन अब तुम कुछ और दिनों तक जीवित रह सकते हो। डोंगफेंग हुआन ने गुस्से से निर्वाण को घूरा। वह जानता था कि निर्वाण सच कह रहा था। अगर निर्वाण सच में उसे मारना चाहता तो वह निश्चित रूप से 3 चालों के भीतर मर जाता। लेकिन अब निर्वाण स्पिरिट पिनबॉल से सावधान था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। क्या मुझे मोलभाव सौदा जारी रखना चाहिए? डोंगफेंग हुआन ने मन ही मन चुपचाप विचार किया। हे, तो ये बात है कि अब पहले सीनियर भाई तीसरे सीनियर भाई की एक चाल को भी नहीं रोक सकते। क्या पहले सीनियर भाई बहुत शर्मनाक नहीं हैं? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जियान हंसते हुए डोंगफेंग हुआन के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। ये सुनकर गर्म खून का एक रेला फिर से डोंगफेंग हुआन के दिमाग में चढ़ गया। घृणित। डोंगफेंग हुआन के हाथ मुट्ठियों में कस गए और उसकी भयानक और भयंकर नज़र बहुत बेरहमी से निर्वाण और सुहानी के शरीर पर घूमी। ठीक है, ये जगह तुम लोगों की हुई। चलो चलते हैं। डोंगफेंग हुआन बड़े बड़े कदम उठाते हुए दूर चला गया, लेकिन उसके पीछे की 2 आकृतियां लोग उसकी उम्मीद के मुताबिक उसके पीछे नहीं आईं। लुओ हाओमिंग ठंडेपन से मुस्कुराया और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। ली एओचेन ने देखा कि लुओ हाओमिंग अपनी जगह से नहीं हिला और इस समय उसका दिल डोंगफेंग हुआन से पूरी तरह निराश हो चुका था। इसलिए वह भी अपनी जगह पर खड़ा रहा, डोंगफेंग हुआन की पीठ पर ठंडेपन से मुस्कुराते हुए उसके पीछे नहीं गया। यह अस्थायी रूप से बनी टीम अब भंग टूटने होने के खतरे में थी। डोंगफेंग हुआन तेजी से कुछ कदम चला और देखा कि वे दोनों लोग पीछे नहीं आए। उसके दिल का गुस्सा तेल के कुएं की तरह फूट पड़ा। वह मुड़ा और खून की प्यासी आंखों से लुओ हाओमिंग को घूरते हुए हर एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुम नहीं जाओगे। लुओ हाओमिंग ने अपनी छाती पर बाहें बांध रखी थी। उसने अहंकार से अपनी ठुड्डी उठाई और ठंडेपन से मुस्कुराया, मैं क्यों जाऊं? लुओ हाओमिंग भी एक अहंकारी युवा मास्टर था। इसके अलावा वह रोमिंग ड्रैगन सूची का पिछला चैंपियन था। लेकिन अब वह डोंगफेंग हुआन का अनुयायी फॉलोअर चेला बन गया था। वह पहले से ही इस परिणाम से असंतुष्ट था और डोंगफेंग हुआन ने उसे बार बार निराश किया था। लुओ हाओमिंग, क्या तुम भी दलबदल धोखा करना चाहते हो? हे। डोंगफेंग हुआन ने बार बार उपहास किया। अच्छा, बहुत अच्छा। दलबदल धोखा। लुओ हाओमिंग ने इस तरह भौहें सिकुड़ी मानो किसी मामले पर गहराई से विचार कर रहा हो। लेकिन बहुत जल्दी उसने अपनी आंखें उठाईं, उनमें एक उपहासपूर्ण मुस्कान कौंध रही थी। मैं तुम्हारा चेला कब बना? ये दलबदल कहाँ से आ गया? डोंगफेंग हुआन को उम्मीद नहीं थी कि इस बार लुओ हाओमिंग इस तरह से साफ तौर पर नाता तोड़ लेगा। उसे बस अपनी छाती में खून खौलता हुआ महसूस हुआ, मानो वह उसकी पूरी छाती को फाड़कर बाहर आ जाएगा। लुओ हाओमिंग, सबसे नाजुक समय पर तुमने वास्तव में एक गिरे हुए इंसान पर वार किया है। मैं, डोंगफेंग हुआन, तुम्हें याद रखूंगा। डोंगफेंग हुआन की भयानक नज़र ने लुओ हाओमिंग को घूरा। इसके तुरंत बाद उसकी नज़र ली एओचेन के चेहरे पर चली गई। ली एओचेन ने बहुत मासूमियत से अपने हाथ फैलाए। एक बहुत ही सरल वाक्य ने वास्तव में डोंगफेंग हुआन का चेहरा शर्म से लाल कर दिया। क्योंकि ली एओचेन ने कहा, भाई डोंगफेंग, तुम अपने तीसरे जूनियर भाई निर्वाण को भी नहीं हरा सकते, तो फिर तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि हम तुम्हारा अनुसरण करें, तुम्हारे पीछे चलें? अच्छा, बहुत अच्छा, तुम लोग, हर एक इंसान। डोंगफेंग हुआन की उंगली ने वहां मौजूद सभी लोगों की ओर इशारा किया। गुस्से के कारण उसकी उंगलियों के पुल लगातार कांप रहे थे। तुम लोग, इस बाप मुझे को याद रखना। अगर इस नफरत का बदला नहीं लिया गया तो ये बाप कसम खाता है कि मैं इंसान नहीं हूं। ये कहने के बाद डोंगफेंग हुआन की आकृति क्षितिज में एक काले बिंदु में बदल गई। वह अंततः विशाल रेगिस्तान में तेजी से गायब हो गया। एक बार जब डोंगफेंग हुआन चला गया तो चारों ओर तुरंत शांति छा गई। सुहानी ने चुपचाप लुओ हाओमिंग और ली एओचेन का मूल्यांकन किया। इन दोनों का दल बदलना उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन उनका डोंगफेंग हुआन से अलग होना उनके सुहानी के समूह लिए अच्छी बात थी। लुओ हाओमिंग ने निर्वाण की ओर सम्मान से अपनी मुट्ठी बांधी। अभी चीज़ों को बीच में रोकने के मामले में हमने पहले ही सभी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियां आपको सौंप दी हैं। भाई निर्वाण उदार हैं और उन्हें दरियादिल होना चाहिए। फिर भी उम्मीद है कि आप क्षमा करेंगे। हालांकि ली एओचेन की सुहानी के साथ नहीं बनती थी, लेकिन अब वह भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ शामिल हो गया।
उसने सम्मानपूर्वक निर्वाण का अभिवादन किया। निर्वाण की आंखों में उपहास की एक झलक थी जब उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। तुम लोग जा सकते हो। लुओ हाओमिंग और ली एओचेन ने एक दूसरे को देखा। अंत में लुओ हाओमिंग ने कहा, भले ही हम दोनों की साधना उच्च स्तर पर है, लेकिन हमें फिर भी पूछना है, पता नहीं क्या हम। कौन जानता था कि इससे पहले कि लुओ हाओमिंग अपना अनुरोध टीम में शामिल होने का रख पाता, निर्वाण ने उसे अस्वीकार कर दिया था। नहीं, ये शब्द इससे अधिक रूखा नहीं हो सकता था, जिसमें थोड़ी सी भी छूट नहीं दी गई थी। ये देखा जा सकता था कि चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। लुओ हाओमिंग की आंखों में निराशा को छिपाना मुश्किल था। इस टीम में न केवल निर्वाण था, जो पूर्ण रूप से शिखर का विशेषज्ञ था, इसके अलावा उनके पास एक प्यारी छोटी लोमड़ी भी थी जो छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को आकर्षित कर सकती थी। छोटी लोमड़ी के होने के बाद मकड़ियों को मारने का मिशन बहुत आसान हो गया था। इसलिए लुओ हाओमिंग ने मूल रूप से इस टीम के पीछे पीछे चलकर फायदा उठाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि निर्वाण उसे इतनी बेरहमी से मना कर देगा। चूंकि अब ऐसा ही है, तो हम। इससे पहले कि लुओ हाओमिंग अपनी बात पूरी कर पाता, निर्वाण ने उस पर एक ठंडी तिरछी नजर डाली। लुओ हाओमिंग केवल बेबसी से आह भर सका, तो यह व्यक्ति मैं पहले ही चला जाएगा। लुओ हाओमिंग, जिसमें अभी भी अहंकार का एक धागा बाकी था, मुड़ा और चला गया। ली एओचेन ने देखा कि लुओ हाओमिंग को भी मना कर दिया गया है और संभवतः उसके साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाएगा। अन्य मामलों का जिक्र किए बिना जेड लेक, केली परिवार और सुहानी के बीच की नफरत कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कुछ वाक्यों से आसानी से खत्म किया जा सके। वह एक ऐसी नफरत थी जिसे केवल खून ही सुलझा सकता था। ली एओचेन ने यह देखा और अपने दिल में पछतावा महसूस किया। उसके पास लुओ हाओमिंग के नक्शे कदम पर चलकर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मदद। वे दोनों एल्डर एंसेस्टर मो जितने शानदार कैसे हो सकते हैं। बेई चेन यंग ने अपने दोनों हाथ कूल्हों पर रखे हुए तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। जो डोंगफेंग हुआन को धोखा दे सकते हैं, वे हमें धोखा कैसे नहीं देंगे। ये तो छोड़ ही दे, अगर वे पीछे साथ रह जाते तो एल्डर एंसेस्टर मो बाहर नहीं आ पाते। फिर उस समय हमें बहुत बड़ा नुकसान होता। अभी एल्डर एंसेस्टर मो की ताकत कमांडर स्तर के शिखर पर थी। लुओ हाओमिंग और ली एओचेन मिलकर भी एल्डर एंसेस्टर मो के मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अगर वे लुओ हाओमिंग को रहने देते तो एल्डर एंसेस्टर मो, जो कि सुहानी का जादुई छोटा पत्थर है, बस मदद के लिए बाहर नहीं आ सकते थे। इस क्षण सुहानी छोटी लोमड़ी की चोट का इलाज कर रही थी। बाहर से छोटी लोमड़ी की चोट एक डरावना नज़ारा थी, लेकिन वास्तव में इसे काफ़ी अच्छा माना जा सकता था। चोट मांसपेशियों और हड्डियों तक नहीं पहुंची थी, ये केवल एक सतही घाव था। सुहानी के पास जिस चीज़ की सबसे कम कमी थी वह थी बेहतरीन औषधीय गोलियां, इसलिए छोटी लोमड़ी को इनाम देने के लिए सुहानी ने सीधे तौर पर एक एम्परर स्तर की औषधीय गोली निकाल ली। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, लेडीज फर्स्ट, महिलाएं पहले, तुम चुनो। बेई चेन यंग ने बहुत उदारता से अपनी जगह पर खड़े होकर खुशी से हंसते हुए कहा, किसी भी मामले में हर व्यक्ति के पास 50% मौका है। हाँ, अगर तुम इसे चुनती हो तो उस समय जब तुम्हारे बालों और ऊपरी शरीर पर पानी डाला जाएगा तो तुम रोगी नहीं ना। जी यान और सुहानी ने एक दूसरे को देखा। दोनों लोगों की आंखों में चालाकी की एक झलक कौन थी। दोनों पूरी तरह से मौन समझ से भरी थी, उनका समन्वय निर्बाध था। वे दोनों बेई चेन यंग के खिलाफ गणना साजिश कर रही थीं। अफसोस की बात है कि इस मूर्ख बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं था। निर्वाण की पलकें हल्की सी उठी, उसके मुंह का कोना एक रहस्यमयी मुस्कान में मुड़ गया। जिस नज़र से उसने बेई चेन यंग को देखा, उसमें बेबसी की एक झलक थी। अफसोस, अगर व्यक्ति मूर्ख हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी यान को डर था कि अगर उसे देर हुई तो चीज़ें बदल जाएंगी। उस समय अगर कोई और बात सामने आ गई तो इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जब उसने देखा कि बेई चेन यंग मान गया है तो उसने जल्दी से सुहानी की हथेली से कागज़ की एक गेंद पर्ची ली और उसे अपने हाथ में दबा लिया। चुन लिया, क्या तुम निश्चित हो। बेई चेन यंग ने एक भौं उठाई और मुस्कुराया। जी यान की हरकत इतनी तेज थी मानो कोई इसके लिए उससे लड़ना चाहता हो। सच में मज़ेदार था। ओह, मैंने चुन लिया, बची हुई तुम्हारी है, जी यान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोग। बेई चेन यंग की नज़र जी यान के चेहरे से सुहानी के चेहरे तक गई, मानो उसने कोई सुराग देख लिया हो। उसने संदेहास्पद रूप से पूछा, तुम दोनों ने कोई मिलीभगत तो नहीं की है ना। ये चुनाव तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हुआ है। भले ही हम मिलीभगत करना चाहते, इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है ना। सुहानी ने बेई चेन यंग को याद दिलाया, जल्दी से इस पर्ची को खोलो। बेई चेन यंग ने झिझकते हुए और अनिश्चितता के साथ वह पर्ची ली जो जियान नहीं चाहती थी। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। जियान ने अभी तक अपनी पर्ची नहीं खोली है। जी यान ने बीच में टोकते हुए कहा, मुझमें देखने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे खोलना चाहिए। जब तुम इसे देखोगे तब हमें पता चल जाएगा कि तुम चारा बनोगे या मैं।
बेई चेन यंग ने झल्लाते हुए जियान को देखा, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना किसी जल्दबाजी के कागज के टुकड़े को खोला। फिर जब उसने वह मोटा काला गोला देखा तो बेई चेन यंग स्तब्ध रह गया। यह इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता है ना? वाह, हा 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 हा, तो तुमने ये गोला निकाला है। लगता है कि तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत से बहुत अच्छी है। तो चारा बनना तुम पर निर्भर करेगा। जी यान ने बस अपना कागज नहीं खोला और सीधे उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बेई चेन यंग ने बेबसी से अपना शरीर खींचा, अंगड़ाई ली। आज ये कैसी किस्मत है? लेकिन उसे कैसे पता चलता? शुरुआत में सुहानी ने कागज के दोनों टुकड़ों पर गोले बनाए थे। बेई चेन यंग चाहे कोई भी पर्ची चुनता, उन सभी पर गोला ही था। इस वजह से जियान के हाथ में जो पर्ची थी उस पर भी गोला था, इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता था कि कौन पहले उस कागज के टुकड़े को खोलता है। जो कोई भी पहले कागज खोलेगा वह पुष्टि करेगा कि चारा कौन है। फिर दूसरा व्यक्ति सीधे उस कागज के टुकड़े को नष्ट कर देगा और स्वाभाविक रूप से विजेता बन जाएगा। बेई चेन यंग को नहीं पता था कि शुरू से ही जियान और सुहानी ने उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए हाथ मिला लिया था। बेई चेन यंग को अपने सिर पर सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर, दिव्य स्पिरिट जल से भरा एक वॉश बेसिन उड़ेलते हुए देखकर और फिर उछलते हुए अंदाज में छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को आकर्षित करने के लिए दौड़ते हुए देखकर सुहानी के लहजे में थोड़ी उदासी थी जब उसने आह भरी। वास्तव में शुरुआत से ही मैं वेरिएंट बबूल के पेड़ को जाने देने की तैयारी कर रही थी। आह। जी यान के मुंह का कोना फड़का। लिटिल शैडो, बेई चेन यंग बहुत ऊर्जावान है, उसे ही जाने दो। इसके बाद बेई चेन यंग के खिलाफ मिलकर साजिश रचने वाली दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और इसके तुरंत बाद जोर जोर से हंसने लगीं। बेई चेन यंग को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन दोनों मिस लड़कियों द्वारा उस पर हंसा जा रहा था। अब वह बहुत ऊर्जावान ढंग से छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को आकर्षित कर रहा था। वह पूर्व की ओर दौड़ा, फिर पश्चिम की ओर। एक बहुत बड़ा चक्कर लगाने के बाद निश्चित रूप से छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों की एक विशाल भीड़ उसके पिछवाड़े के पीछे पीछे आ रही थी। उन छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों की आंखों से ठंडी हरी रोशनी निकल रही थी, जो बेई चेन यंग के पिछवाड़े को घूर रही थीं और उसे छोड़ नहीं रही थीं। सुहानी और जियान बेहद उत्सुक थीं और बेई चेन यंग के उस हिस्से पिछवाड़े की ओर देखने लगीं। जब सुहानी और जियान ने बेई चेन यंग के पिछवाड़े को देखा तो दोनों तुरंत जोर से हंस पड़ीं। अंत में वे हंसते हंसते पीली रेत पर लगभग बैठ ही गईं। बेई चेन यंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने नाखुशी से उन दोनों को घूरा। तुम लोग किस बात पर हंस रही हो? तुम लोगों ने अभी तक लड़ने की तैयारी क्यों नहीं की है? उसका तो लगभग दम ही निकल गया था। ठीक है, वे वास्तव में अभी भी उस पर हंस रही थीं, ये दो बेरहम औरतें। जियान इतना हंसी कि वह बस रोक ही नहीं पा रही थी, उसके आंसू लगभग बाहर आ गए थे। बोलते समय उसका लहजा और भी टूट रहा था। तुम्हारे पिछवाड़े को क्या हुआ? हा हा हा। बेई चेन यंग के सुंदर और खिले हुए चेहरे पर इस क्षण एक दुर्लभ कठोरता थी। वह उदास होकर जमीन पर बैठ गया और नफरत से अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं गिर गया था। पफ। सुहानी ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और जोर जोर से हंसने लगी। इससे पहले जब बेई चेन यंग गया था, सुहानी ने उसे सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर, जादुई पानी का एक बर्तन दिया था। उसे स्थिति के अनुसार इसका उपयोग करने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने उसे यह पानी अपने पिछवाड़े पर डालने के लिए नहीं कहा था। आह। बेई चेन यंग के पिछवाड़े के कपड़े को देखो, इसे छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों ने खरोंच खरोंच कर लगभग टुकड़ों में फाड़ दिया था। यह इतना फटा हुआ था और उसके शरीर पर लटक रहा था, जिससे वह एक दयनीय लेकिन साथ ही हास्यास्पद स्थिति में दिख रहा था। बेई चेन यंग, तुम मूर्ख। जियान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने? वो मैं लाया ही नहीं। आह। यहाँ तक कि बेई चेन यंग को भी शर्म से लाल होना पड़ा। सुहानी से स्पेस बैग मिलने के बावजूद वह अपने लिए कपड़े लाना भूल गया था। ये सच में एक सुअर का दिमाग था। आह। बेई चेन यंग को अपनी ही बुद्धिमत्ता पर कुछ संदेह होने लगा था। जियान हा हा की आवाज़ के साथ हंसी, मुझे पता था कि तुम नहीं लाए होगे। लो, इसे पकड़ो। कभी कभी जियान एक आदमी की तरह कपड़े पहनती थी। वह जो कपड़े लाती थी वे बहुत ढीले होते थे, इसलिए उसने बेई चेन यंग की ओर अपने पुरुषों वाले कपड़ों के 2 सेट उछाले। यह एक साधारण पैटर्न वाला गहरे नीले रंग का लबादा था, लेकिन इसकी बनावट बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। ओह। बेई चेन यंग ने तुरंत कपड़े पकड़ लिए और वह पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था। सौभाग्य से उसे जियान की मदद मिल गई, अन्यथा जब वे लड़ना शुरू करते तो उसे अपना नंगा पिछवाड़ा बाहर निकालकर लड़ना पड़ता। कपड़े बदलने के बाद बेई चेन यंग का पूरा रूप बिल्कुल नया लग रहा था। इस समय वेरिएंट बबूल के पेड़ ने पहले ही सभी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को बाड़ में कैद कर लिया था। हमला। सुहानी का हाथ हिला और स्पेस की शून्यता ने मकड़ियों के बाएं समूह को घेर लिया। इस प्रकार इस छोटी टीम ने एक बार फिर मारने के लिए अपनी शानदार चालों का उपयोग करना शुरू कर दिया।
लुओ हाओमिंग और ली एओचेन दूर पहाड़ी पर खड़े थे। दूर पूरे जोरों पर चल रही लड़ाई के दृश्य को देखते हुए उन दोनों की आंखों में जटिल रोशनी कौंधी। हाई ग्रेड सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर को इस तरह बर्बाद किया जा रहा है, सच में अफसोस की बात है। ली एओचेन ने अपना सिर हिलाया। उसने सुहानी के इस काम का उपहास किया। लेकिन लुओ हाओमिंग एक और समस्या पर विचार कर रहा था। उनका हाई ग्रेड सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर कभी खत्म न होने वाला क्यों लगता है? क्या हो रहा है? लुओ हाओमिंग के संदेह की दिशा सही थी, लेकिन वह चाहे जितना भी सोच ले, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सुहानी के पास अपना एक स्पेस है। इसके अलावा उसका हाई ग्रेड सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर वास्तव में अटूट था, इतना कि वह इसका उपयोग नहाने या पौधों को पानी देने के लिए भी कर सकती थी। उनके लड़ने का तरीका सच में वह है जिसे मार काट कहते हैं, बहुत सीधा। ली एओचेन ने शायद ही कभी अपने दिल की सच्ची भावनाओं को स्वीकार किया हो। मैंने हमेशा सोचा था कि निर्वाण का दुश्मन होना एक भयानक बात होगी, लेकिन अब मैं अंततः समझ गया हूं कि सुहानी का दुश्मन होना वास्तव में वह है जिसे भयानक माना जाता है। लुओ हाओमिंग की आंखें आधी सिकुड़ी हुई थीं जब उसने शांति से दूर के जीवंत दृश्य को देखा और उदारतापूर्वक ये बात कही। सच में, ली एओचेन को कुछ हद तक विश्वास नहीं हुआ। जैड लेक केली परिवार और सुहानी के बीच की नफरत को केवल खून या मौत से ही मिटाया जा सकता था। अगर संभव हो तो तुम्हारे परिवार की ली याओयाओ को मार देना ही सबसे अच्छा है। लुओ हाओमिंग की अंतरात्मा ने शायद ही कभी लोगों को चेतावनी देने के लिए ऐसा कहा हो, अन्यथा जेड लेक केली परिवार के विनाश का दिन दूर नहीं है। ली एओचेन ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कीं। सिर्फ उस सुहानी के दम पर, ये सच में उस घृणित लड़की के दम पर ही है। हालांकि लुओ हाओमिंग ये कहना नहीं चाहता था, फिर भी उसने कहा, उसे केवल एक 9वीं रैंक के रूप में मत देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि 9वीं रैंक बनने में उसे कितना समय लगा? ली एओचेन को उसके रिकॉर्ड की जानकारी याद आई और उसकी नज़र धीरे धीरे गंभीर हो गई। 3 साल से भी कम समय में 0 से 9वीं रैंक तक। कहने का मतलब यह है कि औसतन उसे हर साल 3 रैंक प्रमोट बढ़त किया गया। इस तरह की प्रमोशन की गति, क्या तुम और मैं ऐसा कर सकते हैं? पूरी दुनिया में उसके अलावा कौन ऐसा कर सकता है? इस गर्म दिमाग वाले युवा एहसास को हावी मत होने दो। मुझे विश्वास है कि अब से कुछ ही समय बाद इस घृणित लड़की के शानदार और अद्भुत रंग पूरी दुनिया को चौंका देंगे। लुओ हाओमिंग की आंखों में रोशनी कौंधी। ली एओचेन को यह अकल्पनीय लगा, आमतौर पर तुम सुहानी को पसंद नहीं करते, ऐसा कैसे है कि अब तुम लगातार उसके बारे में अच्छी बातें कह रहे हो? लुओ हाओमिंग ने बेबसी से आह भरी, परिस्थितियां व्यक्ति से अधिक मजबूत होती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अभी भी स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हो? हमें उसकी प्रतिभा के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके पीछे निर्वाण और ग्रैंड मास्टर रोंग यून खड़े हैं, ये 2 महान बुद्ध हस्तियां। भविष्य में निर्वाण किस हद तक विकसित होगा, तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं। ग्रैंड मास्टर रोंग यून उस लड़की के प्रति कितने पक्षपाती हैं, हमें खुद को धोखा देना जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे ऐसे समझो, अगर तुम उस लड़की को मारने की हिम्मत करते हो, तो ग्रैंड मास्टर रोंग यून निश्चित रूप से तुम्हारे परिवार और तुम्हारे परिवार की 18 पीढ़ियों की कब्रों को नष्ट कर देंगे। तुम इस पर विश्वास करते हो या नहीं? ओह, ली एओचेन खंडन करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसका खंडन शक्तिहीन था। नतीजतन उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। इसके अलावा लुओ हाओमिंग रुका। उसकी रहस्यमयी नज़र हल्की सी चमकी। इसके अलावा क्या? ली एओचेन ने उत्सुकता से पूछा। इसके अलावा पहले क्या तुमने पता नहीं लगाया? जब डोंगफेंग हुआन ने पुर्गेटरी सिटी के मास्टर का जिक्र किया, तो निर्वाण के भाव अपने समर्थन को लेकर कितने आत्मविश्वास से भरे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुर्गेटरी सिटी के मास्टर के साथ सुहानी का रिश्ता निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। इस बिंदु के संबंध में लुओ हाओमिंग भी केवल अनुमान लगा रहा था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे ये कैसे नहीं पता? ली एओचेन उत्सुक था। पुर्गेटरी सिटी के मास्टर, उस लड़की सुहानी की किस्मत इस हद तक इतनी अच्छी कैसे हो सकती है ना? पहले निर्वाण, फिर ग्रैंड मास्टर रोंग यून और अंत में पुर्गेटरी सिटी के मास्टर। लुओ हाओमिंग ने भौहें से कुड़ी। उस समय मेरे लुओ परिवार का पुर्गेटरी सिटी में एक चाचा था। उसे पुर्गेटरी सिटी के मास्टर को एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते देखने का सौभाग्य मिला था। और पुर्गेटरी सिटी के मास्टर का चेहरा, जो 1000 साल पुरानी बर्फ से बना था, उस पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी थी। ओह, पुर्गेटरी सिटी के महान मास्टर वास्तव में मुस्कुरा सकते थे। ली एओचेन को यह अविश्वसनीय लगा, लेकिन उस घृणित लड़की सुहानी से इस रिश्ते का क्या लेना देना है? उस समय वह तो पैदा भी नहीं हुई होगी, है ना? लेकिन वह महिला काफी हद तक सुहानी जैसी दिखती थी। लुओ हाओमिंग ने एक लंबी आह भरी। क्या? ली एओचेन आश्चर्य से चिल्लाया। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वे एक जैसी दिखती हैं। इसलिए सुहानी और उस बेहद खूबसूरत महिला का निश्चित रूप से कोई गहरा रिश्ता होगा।
जहां तक पुर्गेटरी सिटी के मास्टर की बात है, लुओ हाओमिंग को अत्यधिक सिरदर्द महसूस हुआ। कम ऑन, ये बूढ़े लोग, ये सभी एक अनुचित हद तक पक्षपाती और अति सुरक्षात्मक थे। वे बस लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम नहीं करते थे। इसलिए तुम्हें लगा कि जब डोंगफेंग हुआन ने निर्वाण को धमकाने के लिए पुर्गेटरी सिटी के मास्टर का इस्तेमाल किया, तो निर्वाण के अपने समर्थन में सुरक्षित होने का कारण सुहानी थी। ली एओचेन को लगा कि उसे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। हाँ, लुओ हाओमिंग ने इसे नहीं छिपाया। जेड लेक का पैलेस और लोयू पैलेस हमेशा एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के लिए मददगार रहे थे। उनका सबसे मजबूत गठबंधन था। अगर जेड लेक के लिए परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ, तो लोयू पैलेस की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं होगी। इसलिए लुओ हाओमिंग ने ईमानदारी से अपने दिल की सभी गुप्त जानकारी ली एओचेन को बता दी। डोंगफेंग हुआन और लुओ हाओमिंग का रिश्ता केवल सतह पर दिखावे का था, इसलिए लुओ हाओमिंग निश्चित रूप से उसे बहुत कुछ नहीं बताता। चूंकि यह पहले से ही ऐसा था, तो पहले तुमने सुहानी के लिए हमेशा मुश्किलें क्यों खड़ी की? ली एओचेन ने अपनी बाहों के बीच की जगह को मला। पहले लुओ हाओमिंग बार बार कड़वाहट से हंसा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे छोटी किसी लड़की से हारना, तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, है ना? इसके अलावा उसके कारण मेरे दोनों छोटे भाई बहन मारे गए, इसलिए मेरा क्रोधित और दुखी होना लाजिमी था। लुओ हाओमिंग के इन शब्दों ने ली एओचेन को गहरे चिंतन में डाल दिया। ली एओचेन ने मूल रूप से सोचा था कि सुहानी के समर्थक के रूप में ग्रैंड मास्टर रोंग युन के साथ ये पृष्ठभूमि पहले से ही प्रकृति को चुनौती देने वाली थी। अब पुर्गेटरी सिटी के मास्टर के साथ भी उसका कोई रिश्ता था। लुओ हाओमिंग ने देखा कि ली एओचेन के भाव उदास और अस्थिर थे। वह आह भरे बिना नहीं रह सका। अगर तुम चाहते हो कि जेड लेक के ली परिवार की महिमा युगों युगों तक बनी रहे, तो बेहतर होगा कि ली याओयाओ को सुहानी के हवाले कर दो ताकि वह उससे निपट सके, अन्यथा। भाई लुओ की बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई लगती हैं कि दूसरे का प्रभाव किसी की ताकत को खत्म कर सकता है। इसके अलावा ये कुछ ज्यादा ही गंभीर है। ली एओचेन के मुंह पर एक ठंडी उदासीन मुस्कान आ गई। सुहानी और पुर्गेटरी सिटी के मास्टर के रिश्ते के बारे में तुम बस अनुमान लगा रहे हो, है ना? तुम्हें विश्वास नहीं है? लुओ हाओमिंग की गहरी तीखी भौहें सिकुड़ गईं। ली एओचेन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। ऐसा नहीं है कि मुझे भाई लुओ पर विश्वास नहीं है, मुझे बस विश्वास नहीं है कि सुहानी की किस्मत इतनी अच्छी है। लुओ हाओमिंग को उम्मीद नहीं थी कि उसके ईमानदारी से कहे गए शब्दों के बदले में ली एओचेन को अविश्वास मिलेगा। उसने खुद पर हंसते हुए कहा, चूंकि तुम इस पर विश्वास नहीं करते, तो मत करो। उस दिन का इंतजार करो जब जेड लेक के लिए परिवार को जड़ों से उखाड़ फेंका जाएगा, शायद तब तुम इस पर विश्वास कर लोगे। ये शब्द ली एओचेन को सुनने में अच्छे नहीं लगे। उसने लुओ हाओमिंग को घूरा। भाई लुओ जेड लेक पैलेस को इतना नीचा क्यों समझते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं जेड लेक पैलेस को नीचा समझता हूं, बल्कि मेरा मानना है कि सुहानी की पृष्ठभूमि मजबूत है। आखिरकार केवल ग्रैंडमास्टर रोंग यून ही तुम्हारे जेड लेक के लिए परिवार को डराने के लिए काफ़ी हैं। लुओ हाओमिंग ने देखा कि ली एओचेन अभी भी पलटवार करना चाहता था और उसने बेबसी से अपना हाथ हिलाया। इसके बाद अगर तुम अभी भी सुहानी के खिलाफ जाना जारी रखते हो, तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। निर्वाण और डोंगफेंग हुआन के मामले से गुजरने के बाद लुओ हाओमिंग ने अंततः चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख लिया था। उस समय रोमिंग ड्रैगन सूची प्रतियोगिता के दौरान डोंगफेंग हुआन की ताकत अभी भी निर्वाण को दबा सकती थी, लेकिन पलक झपकते ही डोंगफेंग हुआन निर्वाण की 3 चालों को भी नहीं रोक सका। निर्वाण की क्षमता अनंत थी, कोई नहीं जानता था कि वह भविष्य में किस मुकाम तक पहुंचेगा। किसी भी मामले में भले ही वह अपना सब कुछ दे दे, वह लुओ हाओमिंग अभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इस तरह का विशेषज्ञ, भले ही वे भाई न बने, फिर भी वह उसे एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं चाहेगा। अन्यथा वह एक मजबूत विशेषज्ञ बनने की राह में उसका कदमदान या उसके हाथों मारा जाने वाला मोहरा बन जाएगा। चूंकि लुओ हाओमिंग का मन पक्का हो गया था, आज के बाद से वह लोयू पैलेस का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके और सुहानी के बीच की नफरत को खत्म कर देगा। नतीजतन वह जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने नहीं जाएगा। ली एओचेन की भौहें कसकर बंधी हुई थीं। काफी देर बाद उसने ठंडेपन से कहा, तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए। अगर वह मुझे उकसाने की पहल नहीं करती है, तो मैं उसे उकसाने नहीं जाऊंगा। लेकिन लुओ हाओमिंग के शब्दों ने ली एओचेन के दिल की गहराई में पहले ही एक बीज बो दिया था। चूंकि सुहानी से निपटना इतना मुश्किल था, तो उसके और बड़े होने तक का इंतजार करने पर क्या वह जेड लेक के लिए परिवार के लिए और भी बड़ा खतरा नहीं बन जाएगी? इसलिए दुश्मन को पालना मुसीबत को न्योता देना है, शायद वह। ली एओचेन का सिर एक कोण पर झुका हुआ था, इसलिए लुओ हाओमिंग उसकी आंखों में कौंधने वाली ठंडी रोशनी को नहीं देख सका। उसके बाद लुओ हाओमिंग के दूरी बनाए रखने के अथक प्रयास के तहत दोनों टीमें छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ियों को मारने के लिए मुड़ी, ताकि दोनों टीमें आपस में न भिड़ें। और इस समय डोंगफेंग हुआन पूरी तरह से गायब हो गया था। इसके अलावा किसी को भी यह व्यक्ति याद नहीं आ रहा था। 3 दिन का समय पलक झपकते ही बीत गया।
जंगल में छोटा सा लकड़ी का घर। इस समय सुहानी और बेईचेन यंग अपने कंधों पर सफ़ेद पत्थरों की एक पूरी बोरी लेकर लौट आए। सुहानी के दल की बड़ी बोरी को देखकर लुओ हाओमिंग और ली एओचेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन दोनों ने अपने हाथों में पकड़े छोटे से थैले को देखा, फिर निराशा से एक दूसरे की ओर नजरें घुमाईं। उन्हें जोर से रोने का मन कर रहा था। ये बहुत अनुचित था। सुहानी को नहीं पता था कि लुओ हाओमिंग पहले ही अपने तरीके सुधारने, दुश्मनी खत्म करने का विचार बना चुका है। सुहानी ने उन पर एक नज़र डाली और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तुम लोगों के पास भी बहुत सारे सफ़ेद पत्थर हैं। लुओ हाओमिंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों से तुलना नहीं की जा सकती। इस बार तुम लोगों के पास सच में बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। अनुमान है कि अब रेगिस्तान में एक भी छिपी आंखों वाली बैंगनी मकड़ी नहीं बची होगी। ये सुनकर सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े दादा के मुंह का कोना फड़का। जब उन्होंने सुहानी के हाथ में वह विशाल बोरी देखी तो उनके मुंह के कोने का फड़कना और भी स्पष्ट हो गया। सुहानी पूरी तरह से मुस्कुरा रही थी जब उसने सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े दादा को देखा। दादाजी, क्या अब हम चीज़ें इनाम निकाल सकते हैं? सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े दादा ने विचलित होकर घूरते हुए अपना सिर हिलाया, कृपया अपनी इच्छानुसार करें। बात खत्म करके उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और आधी नींद की स्थिति में डूब गए। तुम लोग पहले जाओगे या हम? सुहानी ने लुओ हाओमिंग पर एक नज़र डाली। उसे कुछ अजीब लगा। पहले जब लुओ हाओमिंग उसे देखता था तो वह उसे नापसंद करता था और उस पर भौहें सिकोड़ता था, मानो उस पर उसका कोई ऐसा कर्ज हो जिसे वह 8 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। लेकिन इस बार उसे देखकर वह उसकी मुस्कान में ईमानदारी और सद्भावना देख सकती थी। क्या इस व्यक्ति को किसी ने बदल दिया था? मिस्सू सुहानी, जो भी कहेंगी वह ठीक रहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। निश्चित रूप से लुओ हाओमिंग अभी भी अच्छे स्वभाव वाला लग रहा था, बहुत गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। कितना अजीब इंसान है, सुहानी ने मन ही मन चुपचाप बड़बड़ाया। उसके भाव अभी भी पानी की तरह शांत रहे। चलो इस पर चर्चा करते हैं, वाले लहजे का उपयोग करते हुए उसने कहा, कैसा रहेगा अगर एक व्यक्ति एक बारी ले और लगातार बारी बारी से करें? इस तरह कोई भी एक दूसरे का फायदा नहीं उठाएगा। कैसा रहेगा? क्योंकि जितने अधिक इनाम निकाले जाएंगे, बाद में भाग लेने वाले लोगों के खाली इनाम निकालने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, इसलिए जो जितना बाद में निकालेगा यह उतना ही कम उचित होगा। लुओ हाओमिंग ने सुहानी को इस तरह देखकर सिर हिलाया, ये तरीका अच्छा है। तो फिर मैं कोई संकोच नहीं करूंगी, हम पहले जाएंगे। सुहानी ने शानदार ढंग से अपने दल का नेतृत्व करते हुए इनाम निकालने वाली मशीन की ओर कदम बढ़ाया। सुहानी ने इनाम निकालने वाली उस मशीन को देखा जिसे पोंछकर चमकदार और चमकीला बना दिया गया था। उसने अपनी दोनों हथेलियों को प्रार्थना की मुद्रा में एक साथ रखा और खुद से बड़बड़ाए, 3 दिन पहले जब मैंने किस्मत उठाई थी, लॉटरी खेली थी, तो ये काफ़ी अच्छी थी। सच में उम्मीद है कि उस दिन की अच्छी किस्मत जारी रहेगी। प्रार्थना खत्म करने के बाद सुहानी ने औपचारिक रूप से इनाम निकालना शुरू किया। मशीन के मुंह में 100 सफ़ेद पत्थर डालने के बाद सुहानी ने गंभीरता से स्टार्ट बटन दबा दिया। सुहानी ने घूमते हुए नंबरों को ध्यान से देखा। एक गहरी सांस लेने के बाद केवल एक बैंग की आवाज़ सुनाई दी और नंबर रुकने लगे और स्थिर हो गए। चलो देखते हैं कि हमारी सुहानी ने क्या नंबर निकाला है। जियान दौड़कर आए, इनाम निकालने वाली मशीन की स्क्रीन को देखते हुए। सुहानी की आंखों में भी घबराहट की एक झलक थी, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वह इस बार क्या निकाल पाएगी। अगर यह अभी भी आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद हुआ तो सुहानी को लगा कि उसका चेहरा शर्मिंदगी से बहुत लाल हो जाएगा। नंबर 98। हा, लुओ लुओ, सुहानी तुम्हारी किस्मत सच में। जियान को लगा कि सुहानी की किस्मत सच में ढकी हुई अच्छी नहीं थी। बस थोड़ी सी कमी रह गई थी, केवल थोड़ी सी, वरना 99 नंबर होता। सौभाग्य से उसकी किस्मत उससे थोड़ी बेहतर थी और उसने आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद नहीं निकाला था। 98 नंबर का खजाना बहुत ही साधारण था, ये वास्तव में एक औषधीय गोली थी। ग्रैंडमास्टर स्तर की स्पिरिट रेस्टोरेशन पिल। इस गोली को पाकर सुहानी बार बार कड़वाहट से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाए। उसे जिस चीज़ की कमी नहीं थी वह थी औषधीय गोलियां। उन परिस्थितियों में जहां उसके पास एम्परर रैंक की औषधीय गोलियां थीं, ग्रैंडमास्टर स्तर की औषधीय गोलियां उसके लिए पहले से ही काफ़ी बेकार थीं। लेकिन इनाम निकालने का दरवाज़ा खोलने के लिए पहली बार जब तक उसने आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद नहीं निकाला, सुहानी पहले से ही काफ़ी खुश थी। सहमत नियमों के तहत दोनों पक्षों ने एक एक बार निकाला, इसलिए सुहानी लुओ हाओमिंग के समूह को निकालने देने के लिए पीछे हट गई। लुओ हाओमिंग थोड़ा खुद से बड़बड़ाया, फिर यह मौका ली एओचेन को दे दिया। ली एओचेन ने मना नहीं किया और सीधे सहमत हो गया। अब ली एओचेन ने उकसाते हुए सुहानी पर नज़र डाली और ठंडेपन से मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद वह बीच में गया, बटन दबाने का नाटक करते हुए। जियान के होंठ मुड़े और उसने कहा, उसे देखकर ही पता चल रहा है कि वह कुछ अच्छा नहीं निकाल पाएगा।
सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसे इतना नापसंद करती हो। वह लुओ हाओमिंग ठीक लगता है, लेकिन ली एओचेन पहले से भी अधिक कष्टप्रद लगता है। जैड लेक केली परिवार से होने के योग्य है। बस उसे देखने भर से ही लोगों का मूड खराब हो जाता है। जी यान ने न केवल अपनी आवाज़ धीमी नहीं की, बल्कि उसने इसे और भी तेज कर दिया, क्योंकि उसने संयोग से देख लिया था अभी अभी जब ली एओचेन ने उकसाते हुए सुहानी पर नज़र डाली थी। ली एओचेन ने एक भौं उठाए, उसकी ठंडी नज़र जी यान के चेहरे पर घूमी। उसकी भौहें ठंडेपन से कस गईं। क्या देख रहे हो? कभी किसी खूबसूरत महिला को नहीं देखा हन्फ? जी यान ने खूंखार तरीके से वापस घूरा। खूबसूरत महिला? तुम्हारे बगल वाले व्यक्ति सुहानी की तुलना में तुम्हें अभी भी एक खूबसूरत महिला कैसे माना जा सकता है? उपहास। तुम आईने में क्यों नहीं देखती कि तुम कैसी दिखती हो? ली एओचेन की आंखें उपहास से भरी थीं। मजाक उड़ाते हुए उसने हंफ किया। उसके भाव तिरस्कार से भरे थे। ये सुनकर जी यान के दिल में गुस्से का एक गुबार उठ गया। उसे आगे दौड़ने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन सुहानी ने उसे पकड़कर रोक लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ली याओ याओ उसकी बड़ी बहन नहीं है? उसके उस तरह बर्बाद हो जाने पर उसके दिल में जरूर गुस्सा होगा। मतभेद के कुछ वाक्य कहना स्वाभाविक ही है। तुम बस एक उदार वयस्क की तरह काम करो और ऐसे नीच चरित्र वाले व्यक्ति से बहस मत करो। हालांकि सुहानी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अपनी आंखों के कोने से उसने जो तिरछी नज़र ली एओचेन की ओर डाली, उसका दिल नाखुश था। ली एओचेन का क्या मतलब है? उसने जानबूझकर सुहानी को बेहतर दिखाने के लिए जी यान को नीचा दिखाया। ये पूरी तरह से उसके द्वारा उन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश थी। अगर जी यान का स्वभाव थोड़ा खराब होता तो उनके बीच आसानी से दरार पैदा हो जाती। अफसोस की बात है कि ली एओचेन ने जी यान के स्वभाव के बारे में गलत गणना की थी। बात करते समय ली एओचेन ने पहले ही स्टॉप बटन दबा दिया था। 99 नंबर, 99 नंबर, 99 नंबर। जी यान लगातार घूमते हुए उन नंबरों को देख रही थी, एक चीयरलीडिंग टीम के कप्तान की तरह तीव्रता से चिल्लाते हुए। सुहानी ने बेबस महसूस किया और साथ ही यह उसे हास्यास्पद भी लगा। लेकिन अब ली एओचेन जी यान के कारण इतना क्रोधित था कि वह लगभग पागल ही हो गया। तुम 99 नंबर हो, तुम्हारा पूरा परिवार 99 नंबर है। क्या ये युवा मास्टर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 99 नंबर निकालेगा? ली एओचेन ने गुस्से में जोर से स्टॉप बटन दबा दिया। घूमते हुए नंबरों की गति धीमी हो गई। अंत में ये धीरे धीरे रुक गया। उसके बाद ये लगातार रुक गया। पफ हा हा हा। 99 नंबर वास्तव में 99 नंबर है। ली एओचेन, तुम्हारी किस्मत बस ऐसी ही है। अंतिम नंबर देखने के बाद जियान ने अपने दोनों हाथ कूल्हों पर रखे और हंसते हंसते उसका शरीर ऐंठने लगा। अगर वह खुद जीत जाती तो भी वह इतनी खुश नहीं होती। बैंग! ली एओचेन की मुट्ठी जोर से नीचे पड़ी। इसके तुरंत बाद उसने जियान को घूरा, मानो वह दौड़कर उसे चीर देना चाहता हो। ली एओचेन, तुम्हारी अपनी किस्मत अच्छी नहीं है, इसके लिए तुम दूसरे लोगों को दोष नहीं दे सकते। इसका दोष दूसरे लोगों के सिर पर मत मढ़ो। सुहानी ने ठंडेपन से ताना मारा। हन्फ! ली एओचेन ने गुस्से में उस पर एक तिरछी नज़र डाली और उस जगह को छोड़ दिया। मेरी बारी, मेरी बारी। ली एओचेन को जाता देख जियान खुशी खुशी उस जगह पर बैठ गई।